बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने क्लास रेप्टिलिया को डिस्कस करना है। क्लास रेप्टिलिया के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट ये है, दे आर प्योरली टेरेस्ट्रियल, कि ये खुश्की पर रहने वाले जानदारों या एनिमल का ग्रुप है। तो यही बात यहीं से स्टार्ट करेंगे। दीज आर अडॉप्टेड, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो मुकम्मल तौर पर अडॉप्टेड है फॉर एग्जिस्टेंस, के वो रह सकें सोली का मतलब ओनली से निकल, सिर्फ और सिर्फ ऑन लैंड, कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो मुकम्मल तौर पे लैंड पर रहते हैं, यानी खुश्की वाले एनिमल का ये ग्रुप है, इन कंट्रास्ट टू एम्फीबियंस। और ये बात इनको एम्फीबियन से अलहदा करती है। एम्फीबियंस में क्या है कि एम्फीबियन खुश्की वाले तो हैं लेकिन दैट आर स्टिल टाइड, लेकिन वो अभी तक बंधे हुए हैं या वो अभी तक डिपेंड करते हैं किस पर, वाटर पे या मॉइस्ट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। यानी ये टोटली जो रेप्टाइल्स हैं वो खुश्की वाले हैं। एम्फीबियंस खुश्की वाले होने के साथ साथ अभी तक पानी पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, दिस इंडिकेट, इसका मतलब ये हुआ, अब चूंकि एम्फीबियन पानी पे डिपेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एम्फीबियन के अंदर कुछ करैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से वो पानी से दूर नहीं रह सकते। अब ये चूंकि खुश्की वाले ऑर्गेनिज्म है, रेप्टाइल जो है वो खुश्की वाले एनिमल्स हैं। दिस इंडिकेट, तो ये बात बताती है कि ये खुश्की वाले, और दैट रेप्टाइल्स हैव सर्टेन एडॉप्टेशन, के रेप्टाइल्स ने खुश्की वाले इन्वायरमेंट के लिहाज से ज़्यादा अच्छी तरह एडॉप्टेशंस की हैं। यानी आप ये समझ लें कि एम्फीबियंस जो पानी पे डिपेंड करते हैं तो उनके अंदर कुछ ऐसे करैक्टर हैं जिसकी वजह से पानी उनकी मजबूरी है, लेकिन रेप्टाइल चूँकि खुश्की वाले एनिमल हैं तो ये बात बता रही है कि इनके पास ऐसे करैक्टर हैं जो पानी पे डिपेंड नहीं कर रहे। अच्छा, वो कौन कौन से करैक्टर्स हैं? ये जो आपका टॉपिक है ये थोड़ा सा एम्फीबियन के रेफरेंस से हम चलेंगे, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या फ़र्क है, जिसकी वजह से रेप्टाइल प्योरली खुश्की पे हैं और एम्फीबियंस का ताल्लुक कुछ हद तक पानी के साथ है। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लैंड ऑर्गेनिज्म पर सक्सेस का होना, उसमें ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि लैंड इन्वायरमेंट है ख़तरनाक किस्म का। पानी के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का होना आसान है क्योंकि पानी का जो इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इस वजह से एग को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता, स्पर्म को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर खुश्की पर एग और स्पर्म इन्वायरमेंट में आए तो शायद उनका सर्वाइवल क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? जो एग है वो हमेशा फीमेल बॉडी के अंदर रिटेन करेगा, यानी जो एग है वो बॉडी से बाहर नहीं आएगा, आमतौर पे फीमेल बॉडी के अंदर रिटेन करेगा। और जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी तक पहुंचाए जाएंगे, बॉडी के अंदर पहुंचाए जाएंगे, और जो स्पर्म है वो एग से मिलेगा बॉडी के अंदर। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन वो ऑर्गन जो स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट करेगा उसे कपुलेटरी ऑर्गन कहा जाता है। तो जितने भी रेप्टाइल्स हैं दे हैव डेवलप्ड सम सोर्ट, यानी सोर्ट कहते हैं टाइप को, ऑफ कपुलेटरी ऑर्गन। तो इन्होंने कपुलेटरी ऑर्गन, अच्छा ये जो वर्ड है ना कपुलेशन कहते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को, और ऐसा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जिसमें ट्रांसफर ऑफ स्पर्म हो फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी, तो इसको हम कहते हैं कपुलेशन। और वो ऑर्गन जो स्पर्म को इंसर्ट करने के लिए, स्पर्म को इंजेक्ट करने के लिए फीमेल बॉडी में इस्तेमाल होगा, वो कपुलेटरी ऑर्गन कहलाएगा, नेसेसरी फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो कपुलेटरी ऑर्गन क्या करेगा, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करेगा, एग चूंकि फीमेल बॉडी के अंदर है वहाँ फर्टिलाइजेशन होगी। अब यहाँ क्या हुआ कि न स्पर्म इन्वायरमेंट के अंदर आया न एग इन्वायरमेंट के अंदर आया, तो दोनों ही प्रोटेक्टेड हैं। और जितना रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म खुश्की वाले इन्वायरमेंट में प्रोटेक्टेड होगा उतना ही खुश्की पर सरवाइव करना इन ऑर्गेनिज्म के लिए आसान होगा। एम्फीबियन जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए पानी पे डिपेंड करते हैं, यहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए पानी पे डिपेंडेंस नहीं है। अच्छा, उसके बाद इनके जो एग्स होते हैं उनके ऊपर शेल होते हैं, और शेल की एक प्रॉपर्टी है वो लेदरी है। अच्छा, लेदर का लफ्ज़ी मतलब तो है चमड़ा, तो ये चमड़े के नहीं बने होते बल्कि चमड़े की तरह बिहेव करते हैं। चमड़े की कुछ खासियत हैं, जैसे चमड़ा फ्लेक्सिबल होता है, चमड़ा सॉफ्ट होता है, इसी तरह चमड़ा पानी को आसानी से गुजरने नहीं देता। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टी हैं चमड़े की वो इस शेल के अंदर नज़र आती है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो शेल है वो चमड़े की तरह है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से दे कैन रेजिस्ट ड्राइनेस एंड इंजरी,
जैसे इसके जो शेल है वो चमड़े की तरह, और चमड़ा पानी को आसानी से गुजरने नहीं देता। तो ड्राई कंडीशन में हर वो स्ट्रक्चर जो पानी के लॉस से प्रिवेंट करे, बचाए, वो कामयाब स्ट्रक्चर कहलाता है, सक्सेसफुल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब इनका जो शेल है वो चूंकि वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है, तो इस वजह से ड्राई कंडीशन में ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का करैक्टर समझा जाएगा। अच्छा, इंजरी चूंकि चमड़े की तरह है तो ये फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट है, और फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट जो चीज़ है वो जो इंजरी है, जो शेल का टूटना है, उससे प्रिवेंट करेगी। अच्छा, फिर दूसरे इनके एग के अंदर बहुत सारी यॉक होती है, बहुत सारी, इसको हम कहते हैं यॉकी एग्स होते हैं। और यॉक क्या है? बेसिकली जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका फूड है, कि जब डेवलपमेंट होगी उस एग के अंदर, उस जाइगोट के अंदर जो शेल के अंदर लिपटा हुआ है, तो उस डेवलपमेंट के लिए जो फूड चाहिए होगा वो यॉक प्रोवाइड करेगी। अच्छा, इनकी जो स्किन है वो ड्राई स्किन है, स्केली स्किन है, विच इज़ एडॉप्टेड टू टेरेस्ट्रियल लाइफ। और ये स्किन का स्केली होना, ड्राई होना, ये शो करता है कि ये इम्परमिएबल टू वाटर है, कि इससे पानी आसानी से गुजरेगा नहीं, यानी जो बॉडी का जो वाटर लॉस है वो प्रिवेंट हो जाएगा। अच्छा, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसके इर्द गिर्द कुछ मेम्ब्रेन लिपटी होती हैं जो उसकी प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और वो 3 कैटेगरी की हैं जो आपकी बुक में लिखी है। तो इनका जो एम्ब्रियो देह है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जैसे एमनियन, एलेंटॉइन और कोरियोन्स। अच्छा, इनका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। क्या है? 4 चैम्बर। ये थोड़ा सा मैं यहाँ इसको अरेज करके यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा दूँ। एम्फीबियन का जो हार्ट है ना वो 3 चैम्बर्ड है, 2 एट्रिया है और 1 वेंट्रिकल है, 2 एट्रिया। अच्छा, हमारे पास आमतौर पे जो लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आमतौर पे फेफड़ों से चूंकि ब्लड आता है तो वो वेंट्रिकल में आता है। अच्छा, राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, वो भी और वेंट्रिकल में ये मिक्सिंग हो जाती है। और मिक्सिंग का नुकसान ये होता है कि जो ओवरऑल ऑक्सीजन जिसने बॉडी में जाना है उसके कंटेंट कम हो जाते हैं। कैसे? जैसे मैं कहता हूँ 2 चीज़ें, एक हाई है एक लो है, 2 चीज़ें, एक हाई है और एक लो है। एक हाई गर्म पानी, एक बहुत ठंडा पानी। अगर इन दोनों को मिक्स कर दें, इन दोनों को अगर मिक्स कर दें तो मीडियम बन जाएगा, पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? मीडियम। अब हुआ क्या, लो के लिहाज से वो ज़्यादा हो गया, हाई के लिहाज से वो क्या हो गया? कम हो गया। इसी तरह जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फेफड़ों से आ रहा है, ये चूंकि बॉडी से आ रहा है। राइट एट्रियम में इसमें होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। लेकिन जब हाई ऑक्सीजन कंटेंट वाले और लो ऑक्सीजन कंटेंट वाले जब यहाँ मिक्स होंगे तो वो मीडियम बन जाएगा। हालांकि बॉडी में क्या चाहिए था? हाई, लेकिन इस मिक्सिंग की वजह से ऑक्सीजन के जो कंटेंट है ब्लड के अंदर यहाँ क्या हो गए? मीडियम हो गए। तो हाई से क्या हो गया? कम। अब ये वाले जो हमारे पास रेप्टाइल्स होते हैं इनके 4 चैम्बर्ड होते हैं। इनके क्या होते हैं? 4 चैम्बर्ड। अच्छा, जो 4 चैम्बर कैसे बन गए? ये 2 तो बन गए एट्रिया, ये 2 एट्रिया बन गए। अब जो वेंट्रिकल है उसके दरमियान भी दीवार होती है, उसके दरमियान भी दीवार होती है, लेकिन ये दीवार मुकम्मल नहीं होती। इस वजह से मिक्सिंग होती है बहरहाल, लेकिन उस मिक्सिंग से कम मिक्सिंग होती जब ये बिल्कुल दीवार नहीं थी। और जब मिक्सिंग नहीं होगी तो जो हाई ऑक्सीजन कंटेंट वाला ब्लड है वो बॉडी में जाएगा। तो इस फायदा क्या हुआ कि इससे जो टिश्यू की जो ऑक्सीजनेशन है, टिश्यू तक ऑक्सीजन का पहुंचना, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो यही बात लिखी गई है कि आमतौर पे इनका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, 2 एट्रिया हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं, यानी राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेकिन आगे उसने ये बात भी की है कि हाउ एवर हार्ट ऑफ मोस्ट रेप्टाइल्स हैव वेंट्रिकल्स, इनके पास वेंट्रिकल्स तो होते इनकम्प्लीटली पार्टीशन, वो मुकम्मल तौर पे पार्टीशन नहीं होते, उनके अंदर जो पार्टीशन है वो मुकम्मल नहीं होती। और खैर चूंकि पार्टीशन है, एम्फीबियंस में तो वो पार्टीशन बिल्कुल नहीं थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मिक्सिंग कम होगी, और जब मिक्सिंग कम होगी तो बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई जाएगी। तो यही बात लिखी गई है कि इस पार्टीशन, चाहे वो इनकम्प्लीट पार्टीशन है, इसका फ़ायदा कि इंश्योरिंग मोर ऑक्सीजन सप्लाई, कि ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई जाएगी। कहाँ जाएगी? जो बॉडी के टिश्यूज हैं वहाँ जाएगी, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हाँ, जो क्रोकोडाइल है
इसमें ये जो आप कह सकते हैं वेंट्रिकल्स के दरमियान दीवार है जिसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी कहा जाता है, ये मुकम्मल है। आगे जो दो कैटेगरीज है ना, बर्ड्स और मैम, उसमें तो बाकी 4 के 4, हमारे इंसान के अंदर 4 खाने हैं, वहाँ तो मिक्सिंग होती नहीं बिल्कुल। इन क्रोकोडाइल वेंट्रिकल्स आर कंप्लीटली पार्टीशन इनटू 2, तो यहाँ 2 हिस्सों में मुकम्मल डिवाइड है। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, वो कौन से रेप्टाइल्स हैं जिसमें वेंट्रिकल्स 2 हिस्सों में मुकम्मल तौर पे पार्टीशन है। अच्छा, लिम्स, तो इनकी जो टांगे हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं, इनकी टांगे ज़्यादा मजबूत हैं और लोकोमोशन के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है बनिस्बत एम्फीबियंस में जो स्केलेटन होता है वो आमतौर पे कार्टिलेजिनियस स्केलेटन होता है या किस थोड़ा बहुत बोनी स्केलेटन होता है, लेकिन रेप्टाइल्स में स्केलेटन में और ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो गई कि बोनी जो पोर्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। अच्छा, ये पकीलियोथर्म, ये कैरेक्टर तो खैर एम्फीबियन की तरह ही है, ये कोल्ड ब्लडेड है कि इनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज हो रहा होता है और इसी चेंजेस से बचने के लिए कि सर्दियों में इनका ब्लड ठंडा ना हो जाए, और ठंडा आपको पता है कि जब बॉडी टेम्परेचर ठंडी होती है तो एंजाइम की जो एफिशिएंसी है वो तो ज़ाहिर बात है, एक हाई टेम्परेचर पे एंजाइम अच्छा काम करते हैं, लो टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं या स्लो हो जाते हैं। तो इस वजह से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सर्दियों में वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि ज़मीन के नीचे टेम्परेचर क्या होता है, आमतौर पर कदरे बेहतर होता है, कॉन्स्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ नहीं होती। अच्छा, अब ये जितनी भी करैक्टरिस्टिक इन्होंने, लिम्स का बेहतर होना, फीटल मेम्ब्रेन्स का डेवलप करना, स्किन का टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट का एग का प्रोटेक्टेड होना और फर्टिलाइजेशन का इंटरनल होना, हार्ट ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई का प्रोवाइड करना हार्ट के ज़रिए से, ये सारे वो करैक्टर हैं जिनकी वजह से ये एम्फीबियन से ज़्यादा बेहतर ग्रुप कंसिडर किया जाता है लैंड ऑर्गेनिज्म के लिए। अच्छा, एवोल्यूशन, लेकिन ये एक बात तो तय है, मछलियों से एम्फीबियन की एवोल्यूशन हुई और एम्फीबियन से रेप्टाइल्स की एवोल्यूशन हुई। ये एवोल्यूशन वाले ये बात, सारे के सारे एवोल्यूशन पे बिलीव रखने वाले ये बात को मानते हैं कि इट इज़ एन एस्टेब्लिश फैक्ट, कि ये सब तस्लीम करते हैं एवोल्यूशन पे बिलीव करने वाले, दैट दे हैव इवॉल्व्ड, कि इनकी एवोल्यूशन हुई है फ्रॉम एम्फीबियंस, एम्फीबियन से बाई अंडरगोन अबव चेंजेस फॉर लैंड, कि ये जितने भी हमने पढ़ी हैं ये सारी चेंजेस इनके अंदर आई और इसकी वजह से ये लैंड का कामयाब ग्रुप कंसिडर किया जाता है। उसके बाद फ्लोरिश्ड, फ्लोरिश्ड का मतलब क्या है, जैसे एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स हुई एम्फीबियन से, जैसे अभी हमने बात डिस्कस की कि एम्फीबियन से एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स हुई। अच्छा, एवोल्यूशन होने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा तादाद में इस कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद थे। उसकी वजह यह है कि रेप्टाइल्स को आमतौर पे मॉडरेट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तो बहरहाल जिस किस्म का भी रेप्टाइल्स को इन्वायरमेंट चाहिए था, उनको एक हमारे पास ड्यूरेशन है ज़मीन की तारीख का जिसको हम कहते हैं मीज़ोज़ोइक एरा। तो मीज़ोज़ोइक एरा आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट पढ़ा है उसके अंदर मीज़ोज़ोइक एरा को डिस्कस किया गया है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 225 मिलियन से 65 मिलियन साल पहले का ये ड्यूरेशन है। तो इस वक्त क्लाइमेट इतनी ज़्यादा सूटेबल थी कि रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा तादाद में फ्लोरिश कर रहे थे, फैल रहे थे, इनकी तादाद में इजाफा हो रहा था। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ा तो क्लाइमेट चेंज हो गया, जो इनको सूटेबल टेम्परेचर मिलना था, सूटेबल कंडीशन मिलनी थी, वो आने वाले जो अगले पीरियड्स हैं, अगले जो एराज हैं, उसके अंदर वो सूटेबल कंडीशन नहीं रही जो रेप्टाइल्स के लिए थी। बाकी दूसरे एनिमल्स के लिए हो सकता है हो गई हो, लेकिन अभी हम रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि क्लाइमेट बिकेम लेस फेवरेबल टू देम इन टर्शरी पीरियड। तो हमारे पास जो मेसोजोइक एरिया का जो टर्शरी पीरियड है, तो उसके अंदर आके क्या हुआ कि इनकी जो क्लाइमेट है वो लेस फेवरेबल, सही तरह सूटेबल नहीं रही, जिसका नतीजा क्या हुआ, मोस्ट ऑफ देम बिकम एक्सटिंक्ट, इनमें से ज़्यादातर ख़त्म होना शुरू हो गए। अच्छा, मॉडर्न रेप्टाइल जब ज़्यादातर ख़त्म हो गए, रेप्टाइल तो आज भी मौजूद हैं, लेकिन जितने भी हमारे पास रेप्टाइल आज मौजूद हैं ये 4 लाइनों से निकल कर आ रहे हैं। वैसे उस ज़माने के अंदर जब जो रेप्टाइल थे वो फ्लोरिश थे, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर इस कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद थे, उस वक्त रेप्टाइल्स की बहुत सारी लाइंस, बहुत सारी कैटेगरी, बहुत सारी टाइप्स मौजूद थी। लेकिन आजकल के जो रेप्टाइल्स हैं उन सारी लाइंस में से ज़्यादातर एक्सटिंक्ट हो गई, सिर्फ 4 लाइनें ऐसी थी जिनसे आजकल के जो मॉडर्न रेप्टाइल एवॉल्व हुए हैं। अच्छा, अब इस वक्त जो दुनिया में मौजूद हैं
उनकी 3 कैटेगरी है। फर्स्ट, इनमें लिजर्ड और स्नेक आ जाते हैं, ये तो बड़े मशहूर हैं। अच्छा, सेकेंडली टाट्रा स्फेनोडोन। अच्छा, ये न्यूजीलैंड में रहने वाला एक एनिमल है। इसके बारे में आता है कि अगर हम इसके फॉसिल देखें तो आज से जो हज़ारों साल पहले का स्फेनोडोन है या टाट्रा है और आजकल को जो टाट्रा है वो बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। तो यानी ये एक ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी में बजाते खुद बहुत कम चेंजेस आई हैं। तो टाट्रा स्फेनोडोन ऑफ न्यूजीलैंड विच हैव सर्वाइव अप टू टुडे विद लिटल चेंज। तो आज तक ये जिंदा है और इसमें बहुत कम आप कह सकते हैं चेंजेस आई हैं। पुराना टाट्रा और आजकल टाट्रा में बहुत कम डिफरेंसेस हैं। तीसरी कैटेगरी है मगरमच्छों की, विच आर ऑफ स्टॉक फ्रॉम द स्टॉक फ्रॉम विच मॉडर्न बर्ड्स वर ड्राइव। ये भी हम आगे बात करेंगे कि क्रोकोडाइल बेसिकली वो एनिमल का ज़ख़ीरा है जिनसे बर्ड्स की एवोल्यूशन हुई है, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा बर्ड्स का होगा। और जिस तरह हम कहते हैं फिश से एम्फीबियन निकले, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स निकले, इसी तरह रेप्टाइल से आगे बर्ड्स और मैमल्स निकले। तो उस रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडाइल कैटेगरी है वो बेसिकली वो एनिमल का ग्रुप है जिनसे मॉडर्न जो आप कह सकते हैं बर्ड्स है उसकी एवोल्यूशन हुई है। अच्छा, ये जो रेप्टाइल आजकल मौजूद हैं ज़्यादातर ये डायनासोर ऑफ जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड। जुरासिक पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो 195 से 135 मिलियन साल के दरमियान था और क्रिटेशियस पीरियड जो है वो 136 से 95। तो इन अदवार के अंदर जो रहने वाले डायनासोर हैं वो आजकल के रेप्टाइल्स की एवोल्यूशन का बायस बने हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखनी है। अच्छा, दुनिया में रेप्टाइल्स हर किस्म के इन्वायरमेंट में नहीं रहते, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म कोल्ड ब्लडेड होता है वो हर किस्म के इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता। उसको एक ख़ास किस्म का ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहाँ उसकी बॉडी के टेम्परेचर या बॉडी का जो आप कह सकते हैं एंजाइम है सही तरह काम कर सकें। और ये उसी वक्त पॉसिबल होगी जब टेम्परेचर किसी हद तक मॉडरेट होगा, क्योंकि जब ठंड होगी तो इनके खून ठंडा हो जाएगा, इनके एंजाइम फिर काम सही तरह नहीं करेंगे। तो इस वजह से मॉडर्न जो रेप्टाइल्स हैं ये ज़्यादातर उस जगह रहते हैं जहाँ टेम्परेचर मोतदिल हो या ट्रॉपिकल या गर्म हो, मोतदिल हो या गर्म हो। टेम्परेट ज़मीन के वो हिस्से हैं जहाँ जो टेम्परेचर वो 4 से 30 सेंटीग्रेड तक रहता है, यानी दरमियाना से रहता है, माइनस में नहीं जाता भी। और ट्रॉपिकल यहाँ तो ये तो गर्म इलाके हैं, जैसे पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा ट्रॉपिकल रीजन में आता है। बहरहाल इन दोनों में से भी जो ट्रॉपिकल रीजन है, क्योंकि ये इनकी बॉडी को ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, एंजाइम फंक्शनिंग, इनडीड दे फ्लोरिश इन लेटर। तो ट्रॉपिकल रीजन में बिलाशुबा ये ज़्यादा फलेंगे फूलेंगे। तो लेटर से मुराद यहाँ ट्रॉपिकल रीजन है, क्योंकि हम टेम्परेचर और ट्रॉपिकल में जो बाद वाला है वो ट्रॉपिकल है, तो यहाँ जहन में रखेंगे। वैसे तो ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें टेम्परेट और ट्रॉपिकल का, तो ये ट्रॉपिकल में ज़्यादा फ्लोरिश करते हैं। तो ये हमारे पास रेप्टाइल्स का आर्टिकल्स है। इंशाल्लाह 2 आर्टिकल्स हमारे पास रह गए हैं, एक बर्ड्स का, उसको अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा, और एक मैमल्स का, उनको भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।